नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यादों की पुरानी गलियों में। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई कहानी जिसका नाम है पति कौन। यह कहानी विक्रम बेताल की कहानियों में से एक कहानी है। एक बार की बात है, यमुना के किनारे धर्म स्थान नाम का एक नगर था। उसी नगर में केशव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण यमुना के तट पर जप तप किया करता था। उसकी एक पुत्री भी थी जिसका नाम मालती था। वह बहुत सुंदर थी। जब वह शादी के योग्य हुई तब उसके माता पिता और भाई को चिंता होने लग गई। और संयोग से जिस दिन ब्राह्मण अपने एक पड़ोसी की शादी में गया था, उसी दिन उसका बेटा भी पढ़ने के लिए प्रदेश से बाहर निकला। जब उसकी माँ घर पर अकेली थी, तभी एक लड़का उनके घर पे आया। लड़की की माँ ने उसका रूप, उसके गुण देखकर उससे पूछा, क्या तुम मेरी लड़की से शादी करोगे? वह लड़का उनकी लड़की को देखकर भी खुश हो जाता है और हाँ बोल देता है। वहीं दूसरी ओर उस लड़की के पिता जिस शादी में गए थे, वहां पर भी उन्हें संयोग से एक लड़का मिल जाता है। वह उस लड़के से भी अपनी बेटी की शादी के लिए बात करते हैं और जब उनका बेटा दूसरे प्रदेश में जाता है तो उसको भी एक योग्य लड़का दिखता है, तो वह भी अपनी बहन के लिए उस लड़के से बात करता है। और इसी तरीके से उसके माता पिता और भाई मालती से शादी करने के लिए तीनों वरों को वादा कर देते हैं। कुछ समय बाद जब माता पिता और भाई एक साथ इकट्ठे होते हैं तो वो तीनों लड़कों को भी साथ में देखते हैं और भौचक्के रह जाते हैं कि वो अब क्या करें। वो दूसरे कमरे में जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं। अब विधि का विधान ये देखिए कि उसी समय मालती को सांप काट जाता है। उसके माता पिता, भाई और तीनों लड़के भाग के उस कमरे में आते हैं। उसकी माँ देशी नुस्खे प्रयोग करती है और लड़के जहर झाड़ने वाले को बुलाकर लेके आते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता और अंत मालती चल बसती है। दुखी होकर वो उस लड़की को शमशान ले जाते हैं और उसका क्रियाक्रम करते हैं। जब पूरा परिवार चला जाता है तो एक लड़का मालती की एक हड्डी को चुन लेता है और वहां से चला जाता है। वहीं दूसरा लड़का थोड़ी सी राख अपने पास रख लेता है और वहीं झोपड़ी बनाकर रहने लग जाता है। तीसरा अपने आप से वादा करता है और एक योगी बन जाता है। योगी बनकर अब वो तय करता है कि देश प्रदेश में जाया करेगा। महीनों बीत गए और ये तीसरा लड़का एक दूसरे नगर में जा पहुंचा और एक ब्राह्मण के निमंत्रण देने पर वह उसकी कुटिया में जा बैठा। ब्राह्मणी ने बड़े आदर सत्कार से उसके लिए खाना बनाया और जैसे ही वह परसने वाली थी तो एक बच्चा आकर उसके आंचल को पकड़ने लगा। यह देखकर उसे गुस्सा आ गया। पहले उसने डांटा, फिर मारा पीटा और जब वह तब भी नहीं माना तो उसे धक्का दे दिया। धक्का इतने जोर का था कि उसके प्राण निकल गए। यह देखकर उसका पति क्रोधित हो गया। वह बिना खाकर सीधे अपने कमरे में गया और कमरे से संजीवनी विद्या की एक किताब उठाकर लेकर आया और उसमें से एक मंत्र पढ़ा। जैसे ही उसने वह मंत्र पढ़ा तो वह लड़का जिंदा हो गया। यह देखकर तीसरा वाला लड़का बड़ा चौकन्ना हो गया। उसने सोचा, अगर यह मंत्र मुझे मिल जाए तो मैं उस लड़की को भी जिंदा कर सकता हूँ। यह सोचकर वह चुपचाप वहां पे बैठा रहा। रात हुई और उसने चुपके से उसके कमरे में जाकर उस संजीवनी विद्या की किताब को अपने पास रख लिया। वह उस नगर को चल पड़ा जहाँ पे वह लड़की रहती थी। वो वहां पहुंचा जहाँ पे उस लड़की को जलाया गया था। वह दूसरे लड़के के पास जाता है और उसकी एक हड्डी को अपने पास रख लेता है। वह दूसरी कुटिया में जाता है जहाँ पे दूसरा लड़का उसकी राख के साथ बैठा हुआ था। वह बड़ी आशा के साथ दूसरे व्यक्ति से उसकी राख को मांगता है। वो दूसरा लड़का भी उसकी राख उसे दे देता है। सब चीजों को इकट्ठा करने के बाद वो वहां पे बैठ जाता है। दो लड़के उसे बड़े चौकन्नी तरीके से देखते रहते हैं। वह मंत्र पढ़ता है और अचानक वो लड़की जिंदा हो जाती है। इतना कहकर बेताल राजा विक्रम की ओर देखता है और राजा से पूछता है कि राजा बताओ, उस लड़की की शादी किससे होनी चाहिए? राजा सोचता है, थोड़ा वक्त लेता है और उसकी तरफ मुड़कर बोलता है, जो वहां कुटिया बनाकर उस लड़की की राख के साथ रहता था उससे। बेताल ने पूछा, क्यों? राजा ने कहा, जिसने हड्डियां रखी वह तो उसके बेटे के बराबर हुआ। जिसने विद्या सीखकर जीवन दान दिया वह उसके बाप के बराबर हुआ। लेकिन जो राख लेकर उसमें रमा रहा वही उसका सही हकदार है। राजा का ये जवाब सुनकर बेताल फिर पेड़ पे जा लटका। राजा फिर से राज्य की तरफ चलने लग गया। दोस्तों, यही कहानी समाप्त होती है। ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए यादों की पुरानी कलियों को।